एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द कैजुअल बैंक गारंटी एंड रेगुलर बैंक गारंटी एंड गारंटी जो कमीशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक्चुअली जो गारंटी कमीशन जो कैलकुलेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। सो आप वीडियो पूरा देखना एंड अच्छे से देखना, तभी आपको समझ आएगा कि गारंटी जो कमीशन है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैजुअल बैंक गारंटी एंड रेगुलर बैंक गारंटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैजुअल बैंक गारंटी। तो कैजुअल बैंक गारंटी के एनालाइज हम चार पार्ट में डिवाइड करके एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैजुअल गारंटी, व्हाट इज द यूज ऑफ कैजुअल गारंटी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कैजुअल गारंटी एंड व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन कैजुअल गारंटी। अगर सबसे पहले हम देखते हैं पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैजुअल गारंटी को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले पर्पज में जो है कैजुअल गारंटी किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो कैजुअल गारंटी स्पेसिफिक या शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन और ऑब्लिगेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी कि कोई शॉर्ट टर्म कोई ट्रांजेक्शन आपने किया है या कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है जिसमें आपको पेमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए आप बैंक से गारंटी दिला सकते हो। बैंक को बोल सकते हो कि आप गारंटी दे दो एंड बैंक उसको जिसको आपको देना है उसको ये बैंक गारंटी दे देगा एंड बाद में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो बैंक उसका पेमेंट करेगा। सो ये शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होता है। ये गारंटी यूज किस पर्पज के लिए करते हैं, तो सबसे पहला यूज करते हैं अगर कोई पेमेंट करना है, कोई सिंगल शिपमेंट के लिए, अगर कोई सिंगल शिपमेंट ऑफ गुड्स आ रहे हैं उसके लिए आपको गारंटी दिलाना है अपने बायर्स को कि जो आपके सेलर है, नहीं जो आपके सेलर है उसको गारंटी दिलाना है। तो बैंक से आप एक बैंक गारंटी लेके उसको दे सकते हो पर सिंगल शिपमेंट के लिए, या कोई टेम्पोररी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपके पास तो उस ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने के लिए आप कैजुअल गारंटी का यूज कर सकते हो। उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है तो उसके लिए कैजुअल गारंटी ले सकते हो। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कैजुअल गारंटी, तो एक्चुअली कैजुअल गारंटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है क्योंकि इसका पर्पज ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड ड्यूरेशन ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व, तो एक्चुअली इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो शॉर्ट नेचर का होता है बिकॉज लोअर रिस्क होता है। कैजुअल गारंटी में जो रिस्क होते हैं वो लोअर रिस्क होते हैं बिकॉज जो कैजुअल गारंटी का जो नेचर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगे तो रिस्क भी कम रहेगा क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म यानी कि 6 मंथ 4 मंथ 1 मंथ और 1 ईयर के अंडर में रिजल्ट पता चल जाते हैं कि जो पेमेंट है वो हमारे जो बैंक हमारे कस्टमर है वो पेमेंट करेगा कि नहीं अपने सेलर को या अपने क्रेडिटर को। वैसे ही हम रेगुलर गारंटी को भी 4 पार्ट में डिवाइड करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेगुलर गारंटी, व्हाट इज द यूज ऑफ रेगुलर गारंटी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेगुलर गारंटी, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन रेगुलर गारंटी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेगुलर गारंटी। तो जो रेगुलर गारंटी है यूज करते हैं फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड या कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के लिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप बैंक से गारंटी लेके अपने क्रेडिटर्स को देते हो, वो गारंटी को रेगुलर गारंटी बोलते हैं। इस पर्पज के लिए होते हैं। या इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो रेगुलर गारंटी आपको लेना पड़ेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ रेगुलर गारंटी, तो सब उसके बाद देखते हैं कि यूज ऑफ रेगुलर गारंटी का क्या है। तो यूज के लिए रेगुलर गारंटी किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहला पर्पज है इसका यूज है फॉर कंटिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशंस। जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं उसके लिए जो गारंटी लेते हैं, उसके लिए जो गारंटी वगैरह बैंक से लेते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर गारंटी। ये लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लोन आप ले रहे हो उसके लिए गारंटी आपको देना है तो रेगुलर गारंटी यूज करते हैं। या कोई परफॉर्मेंस गारंटी है जिसको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए गारंटी देना है, तो अगर कोई परफॉर्मेंस गारंटी जो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है तो उस पीरियड के लिए आप रेगुलर गारंटी ले सकते हो।
ये व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेगुलर गारंटी। तो इसके ड्यूरेशन एक्चुअली में फॉर अ मंथ भी हो सकता है, फॉर अ ईयर हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है तो उस प्रोजेक्ट के पीरियड जितना है उतना ड्यूरेशन ऑफ गारंटी हो सकता है। उसके अलावा रिस्क जो इसमें इन्वॉल्व होता है, हाइयर रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसमें होता है। तो प्रोजेक्ट का जो है रिस्क भी हाई हो जाएगा, बिकॉज इसके जो डिसाइड है वो लॉन्ग पीरियड में होगा। जब बैंक गारंटी देता है तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ चार्जेज चार्ज करता है, जैसे कि गारंटी कमीशन हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेज, जैसे कि पोस्टेज चार्जेज हो गया, उसके अलावा पीपीसी चार्ज करता है, जीएसटी चार्ज करता है, एंड और भी सर्विस चार्जेज चार्ज करता है, स्टैम्प पेपर के चार्जेज चार्ज करता है। सो ये सारे चार्जेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गारंटी का कमीशन के कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो गारंटी इशू हुआ है, गारंटी का जो इशू डेट है वो 18/9/2017 है, एंड गारंटी अमाउंट जो है 275,900 से है। उसके अलावा जो क्लेम एक्सपायर हो रहा है वो 14/6/2020, एंड गारंटी जो एक्सपायरी हो रहा है 14/6/2019। एक्चुअली जिस दिन को गारंटी एक्सपायर होता है उसके 1 ईयर के बाद क्लेम एक्सपायर होता है। इस पीरियड में अगर कस्टमर जो बेनिफिशियरी है बैंक गारंटी को आके क्लेम कर सकता है बैंक गारंटी को। सो 1 ईयर बाद गारंटी एक्सपायर होता है। जब गारंटी एक्सपायर होता है उसके 1 ईयर बाद क्लेम एक्सपायर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कैजुअल गारंटी बैंक ने दिया है तो कैजुअल गारंटी में जो गारंटी कमीशन है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। गारंटी कमीशन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम देते हैं कि गारंटी का अमाउंट क्या है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं उसको 0.75% से। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं कितने नंबर ऑफ क्वार्टर हैं बिटवीन द डेट ऑफ इशू ऑफ गारंटी एंड डेट ऑफ क्लेम एक्सपायर, नॉट गारंटी एक्सपायर। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं कि कितने 4 क्वार्टर से, एंड देन ये रिजल्ट आता है हमारा कमीशंस। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ कमीशन है, जैसे कि अगर अमाउंट ऑफ गारंटी अगर 2,01,000 है, देन इट विल बी टेकन एज 3 लाख, यानी कि अपर साइड में हमें जो भी गारंटी अमाउंट है, जब कमीशन हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको अपर साइड में राउंड ऑफ करना है। उसके बाद जो पोस्टेज चार्ज है बैंक के सर्कुलर से हमने देखना पड़ेगा कि जो पोस्टेज है वो पोस्टेज अभी एज पर सर्कुलर ऑफ द बैंक कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पोस्टेज चार्जेज चार्ज करना होगा। उसके बाद जितने भी अब जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, जो पोस्टेज अमाउंट एंड कमीशन अमाउंट आया उसको ऐड करो, और ऐड करने के बाद 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। उसके बाद जो पीपीसी है कि जो पीपीसी चार्जेज है वो 214 रुपीज़ पर लाख पर ईयर है, ठीक है। 2 से 14 रुपये पर लाख पर ईयर है, और इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं जो गारंटी अमाउंट है उससे एंड मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ईयर के लिए जो गारंटी है बैंक गारंटी वो इश्यू कर रहे हैं। तो हमारे एग्जांपल में हम 2 से 14 रुपये पर लाख पर ईयर लेते हैं। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख से, एंड मल्टीप्लाई करते हैं 3 ईयर से, तो हमारे पीपीसी चार्जेज आ जाते हैं। उसके बाद हम सर्विस चार्जेस भी चार्ज करते हैं इसके लिए। और उसके अलावा उसके लिए हमें लेटेस्ट जो सर्कुलर है, लेटेस्ट सर्कुलर को देखना होगा कि लेटेस्ट सर्कुलर में सर्विस चार्जेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सर्विस चार्जेस चार्ज करना होगा। उसके अलावा स्टैम्प पेपर चार्जेस 100 रुपीज़, या एज पर सर्कुलर बैंक के जो सर्कुलर है बैंक के सर्कुलर के अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर के चार्जेस कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज करना होगा स्टैम्प पेपर के चार्जेस। सो एंड जितने भी टोटल चार्जेस है, टोटल चार्जेस कैलकुलेट करने के बाद हमें बैंक से अपने कस्टमर से वो चार्जेस रिकवर करना है। अगर बैंक ये चार्जेस रिकवर नहीं करता है इसका मतलब इस अकाउंट में रेवेन्यू लीकेज है, एंड एडिटर को इसको प्रॉपर चेक करना होगा कि रेवेन्यू जो लीकेज है वो उसके लिए बैंक ने क्या स्टेप लिया है रेवेन्यू लीकेज को रिकवर करने के लिए। एंड अब देखते हैं कि हम जब रेगुलर गारंटी है तो रेगुलर गारंटी में कमीशन जो गारंटी कमीशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे गारंटी अमाउंट।
गारंटी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% से एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वार्टर हुए बिटवीन द गारंटी इश्यू डेट एंड क्लेम एक्सपायरी डेट। उसके बाद पोस्टेज चार्जेस चार्ज करेंगे, ये एज पर सर्कुलर ऑफ द बैंक होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने 250 रुपीज़ लिया हुआ है। उसके अलावा उसके बाद जीएसटी चार्ज करना है। जीएसटी के लिए जितना भी कमीशन अमाउंट हुआ उसको ऐड करना है, पोस्टेज चार्जेस दोनों को ऐड करके 18% जीएसटी लगाना है। और स्टैम्प पेपर के चार्जेस 100 रुपीज़ या एज पर सर्कुलर ऑफ द बैंक से लेना है। एंड पीपीसी चार्जेस नील हो सकता है इसमें, तो पीपीसी चार्जेस नील होता है। उसके अलावा इफ द लिमिट इज अगेंस्ट मल्टीपल टीडीआर, यानी कि जो लिमिट जो है वो अगेंस्ट मल्टीपल टीडीआर के अगेंस्ट में लिमिट है, तो उसमें जो पीपीसी होता है वो नील होता है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेक करना है, फिनाकल ये जो है शॉर्टकट है, ये फिनाकल के लिए है। तो फिनाकल में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपको एससीएलआई कमांड डालना है। उसके बाद एंटर करना है, अकाउंट नंबर डालो, कंट्रोल ई करो, उसके बाद फिर 0 करो, 0 डालने के बाद F4 करो एंड F6 करो, तो पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम में कितना चार्ज है। एंड हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है और जो सिस्टम है दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच होना चाहिए।